सो वेलकम टू बीपीएससी गुरुकुल। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है जिसका थर्ड लेक्चर हो चुका है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसका पार्ट 1 ही हमने अपलोड किया था, तो आज पार्ट 2 की हम बात करते हैं। तो पार्ट 2 की अगर हम बात करें या फिर पार्ट 2 रादर देन आई विल से कि हम बात करते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो आज तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच 13 जजेज की बेंच बैठी थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, जिसे पॉपुलरली फंडामेंटल राइट्स केस भी कहा जाता है। इस केस में इन सारे अमेंडमेंट एक्ट को और गोलकनाथ के केस को चैलेंज किया गया था। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की कितनी पावर्स है। क्या पार्लियामेंट चाहे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, सारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, खत्म कर सकता है? इन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि हाँ, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, भरपूर पावर्स है। और ये पावर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले 368 आर्टिकल में मौजूद थी। इस अमेंडमेंट ने सिर्फ उस पावर को एक्सप्लिसिट किया है, क्लियर किया है, और ये कहते हुए 24th अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड कहा। पर जब सवाल फंडामेंटल राइट्स का आया कि क्या पार्लियामेंट सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है, तो इस केस में एक डिफरेंट आंसर दिया, एक डिफरेंट अप्रोच अपनाए। देखिए, अगर हम स्कोर कार्ड की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, तो अब तक के जितने भी जजमेंट थे, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या शंकरी प्रसाद, उन्होंने या तो आर्टिकल 13 का साइड लिया या 368 का साइड लिया। केशवानंद भारती का जो जजमेंट इसलिए इतना डिफरेंट है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई और दिया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या है ये बेसिक स्ट्रक्चर? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखा था बिल्डिंग का, कि अगर मैंने पावर दी है कि इस बिल्डिंग को आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर ये कंडीशन है कि बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं, जो बेसिक पिलर्स है, जो फंडामेंटल पिलर्स हैं, आप उन्हें तोड़ मरोड़ नहीं सकते, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो आप चाहे तो फ्लोर्स बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, पर उन पिलर्स को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कुछ इसी तरह है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल, कुछ एसेंशियल, कुछ बेसिक फीचर्स हैं और पार्लियामेंट अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकता, उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। और यही है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर में क्वालिफाई होंगे? इसका आंसर देते हुए चीफ जस्टिस सिकरी ने इस केस में कहा कि ये जो लिस्ट है, ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्वालिफाई करेंगे। पर उन्होंने ये भी कहा कि जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आगे आने वाले केसेस में और भी एलिमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और किसी फ्यूचर डेट में अगर ये सवाल उठता है कि कोई पर्टिकुलर फीचर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, तब आपको फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंशंस पर ध्यान देना चाहिए। किस इंटेंशन से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को बनाया गया, उस पर ध्यान देना चाहिए और आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो फीचर है वो बेसिक स्ट्रक्चर में क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। तो ये केस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाते हुए ये कहा कि हाँ, आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। पर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करते वक्त उसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा और बेसिक एलिमेंट्स जो एसेंशियल फीचर्स हैं उन्हें वो अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। और इस अमेंडमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस। इन दोनों चीजों को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, 12 जून 1975 को इलाहाबाद कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट प्रोनाउंस करते हुए इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के कारण इंदिरा गांधी के इलेक्शन को क्वाश कर दिया।
इसके साथ ही अगले 6 साल के लिए इंदिरा गांधी को किसी भी इलेक्टोरल ऑफिस को होल्ड करने से डिसबार कर दिया जाता है। तो इस जजमेंट से इंदिरा गांधी काफी डिससैटिस्फाइड होती हैं। तो वो दो चीजें करती हैं। सबसे पहले तो इस जजमेंट के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल करती हैं, पर अपील से जस्ट एक दिन पहले वो पास करती हैं 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और दूसरी चीज जो उन्होंने की वो है नेशनल इमरजेंसी। थोड़े ही दिनों बाद उन्होंने नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर दी। अब इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, ये दो चीजें, एक न्यू आर्टिकल 329A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया और एग्जिस्टिंग आर्टिकल 71 था उसे हटा दिया गया। ये याद रखिए कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और सिर्फ एक दिन पहले ये चेंजेस लाए गए थे। हियरिंग के सिर्फ एक दिन पहले। और ये चेंजेस क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्टोरल डिस्प्यूट को हियर करने की पावर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल डिस्प्यूट को ट्राई नहीं कर सकता है। और किन के इलेक्टोरल डिस्प्यूट? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इनके इलेक्शन को लेकर अगर कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट है तो एक सेपरेट बॉडी ट्राई करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट में ट्राई नहीं हो सकता। इस अमेंडमेंट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जिनका केस था ये ट्राई नहीं हो पाया। इस अमेंडमेंट का जो इंटेंशन था, जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत क्लियर था कि इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते रहे, अपना टर्म सर्व करते रहे और इस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं हो। पर जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। भारी वोटों के साथ जनता पार्टी इस इलेक्शन को जीत जाती है और मोरारजी देसाई बनते हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करना पड़ता है। अब इंदिरा गांधी को क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करना पड़ा, पावर में आने के बाद जनता पार्टी नेशनल इमरजेंसी के और 39th अमेंडमेंट एक्ट में जो भी रॉन्ग डूइंग्स हुए थे उसको अंडू करने के लिए कुछ लॉज पास करती है। तो सबसे पहले तो उन्होंने आर्टिकल 329 को हटा दिया, जो न्यू आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था इसे हटा दिया गया और फिर से वो ले आए आर्टिकल 71। ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से पावर आ गई कि वो इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स को ट्राई कर सकते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट की। इस एक्ट ने इतने सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन आज के डिस्कशन के लिए हम इन दो चेंजेस की बात करेंगे। आर्टिकल 31C में सेक्शन 4 ऐड किया गया और आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 को ऐड किया गया। ठीक है, ये अमेंडमेंट क्या कहता था? पहले तो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट पार्ट 4 में, पार्ट 3 है हमारे फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। पार्लियामेंट अगर पार्ट 4 में कोई भी प्रोविजन ऐड करता है और अगर वो प्रोविजन फंडामेंटल राइट से वोलेटिव है तो भी वो वैलिड होंगे और उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ गई थी कि वो पार्ट 4 में कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रोविजन ऐड कर सकते हैं। उसी तरह क्लॉज 4 ये कहता था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट में किसी भी टाइप का अमेंडमेंट कर सकते हैं और वो कोई भी प्रोविजन अगर डालते हैं, उसे हटाते हैं तो उसे भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो दो चेंजेस थे ये कोर्ट से उनका जुडिशियल रिव्यू का पावर छीन रहे थे, उसे रिड्यूस कर रहे थे और पार्ट 4 और पार्ट 3 में कोई भी प्रोविजन डालने का पावर पार्लियामेंट को मिल गया था। और ये जो क्लॉज 5 है ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी। पार्लियामेंट के पास पूरी छूट है कि वो किसी भी टाइप का अमेंडमेंट कर सकता है, कुछ ऐड कर सकता है, कुछ हटा सकता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ये एक एब्सोल्यूट पावर होगा। तो इस अमेंडमेंट से जो पूरे चेंजेस आए थे इनका मकसद था केशवानंद भारती के जजमेंट में जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया था उसके इम्पैक्ट को नलिफाई करना। क्यों?
क्योंकि केशवानंद भारती में क्या कहा गया था कि पार्लियामेंट की पावर पूरी पावर है कि वो कुछ भी चेंज कर सकती है, पर चेंजेस करते वक्त, अमेंडमेंट करते वक्त उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा। तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस को हटाने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, जो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को ही खत्म कर देता है और पार्लियामेंट से सारे लिमिटेशंस हटा देता है। तो इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था मिनर्वा मिल्स के केस में। इस केस में जो पिटिशनर्स जो होते हैं वो बॉम्बे के मशहूर मिनर्वा मिल्स के ओनर्स होते हैं। इस मिनर्वा मिल्स को नेशनलाइजेशन के कारण गवर्नमेंट ने ले लिया था। इस केस में जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट को इनवैलिड कहा गया, इन सबको इनवैलिड कहा गया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हमें 3 नए बेसिक फीचर्स दिए। पहला है जुडिशियल रिव्यू का। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट्स के पास जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है ये एक बेसिक फीचर है और पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके जुडिशियल रिव्यू को सप्रेस नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता। तो जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है। दूसरा उन्होंने कहा लिमिटेड अमेंडिंग पावर के बारे में। कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की लिमिटेड पावर है। पार्लियामेंट उसी लिमिटेड पावर को यूज करके अपने पावर को एक्सपैंड नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट के पास लिमिटेड अमेंडिंग पावर है और यही उसका बेसिक फीचर है। एब्सोल्यूट पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, लिमिटेड पावर्स है। और तीसरा उन्होंने कहा कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में हार्मोनी बनी रहनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, दोनों को अपोजिट नहीं एंड करना चाहिए। कि ये जो हार्मनी है ये भी एक बेसिक फीचर है। तो ये जो 3 नए बेसिक फीचर्स हमें इस केस से मिले, मिनर्वा मिल्स के केस से। अब हम बात करेंगे इस डिस्कशन के लास्ट पार्ट के बारे में। अब ये है आज का लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट केस लो, वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो कि 1981 का जजमेंट है। इस केस में क्या होता है कि जब केशवानंद भारती की जजमेंट आई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आने के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे वो क्वेश्चन होने लगे थे, चैलेंज होने लगे थे। किस ग्राउंड पर? कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को फुलफिल करते हैं या उनसे डेट्रीमेंटल है। सोचिए कितना खतरनाक है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, जितने भी सारे लॉज थे, सारे के सारे चैलेंज होने लगे थे इस डॉक्ट्रिन के बेसिस पर। तो इसका सल्यूशन देते हुए इस केस में ये कहा गया कि केशवानंद भारती जजमेंट जिसमें ये डॉक्ट्रिन आया था, ये आया था 24 अप्रैल 1973 को। तो इस डेट से जो आगे के आने वाले लॉज हैं, जो प्रोस्पेक्टिव लॉज हैं होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के जो टेस्ट हैं ये आगे के आने वाले अमेंडमेंट्स पर अप्लाई होंगे। ये टेस्ट रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने लॉज पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये कहा गया था वामन राव के केस में कि आगे आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के टेस्ट से चैलेंज कीजिए, लेकिन जो पुराने लॉज हैं वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे चैलेंज नहीं होंगे। जनरली इंडिया में जो लॉज है वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होते हैं, उनका रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं होता है। तो ये था डिस्कशन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, तो यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को एड्रेस कर पाऊँ। एंड प्लीज कमेंट कि अगर आपको अच्छा लगा हो टॉपिक। थैंक यू सो मच।